सो होएगा बार नंबर करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा एंड आप सभी लोगों ने अपना रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा एंड जो भी आपको होमवर्क दिया था, जो भी याद करने की चीज़ें थी जनाब, वो आपने कर ली होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हम आगे के ऑर्गेनेल्स बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर्स के अंदर हम ER, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये 4 ऑर्गेनेल्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आप में से बहुत से लोग अभी बीच के अंदर लेक्चर छोड़ के जाना स्टार्ट कर चुके हैं। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जिस चीज़ को सोच करके, जिस जोश के साथ चीज़ें स्टार्ट की थी उसमें डटे रहो, यहीं पर ऐसे ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है हार के। ठीक है, एंड जनाब थोड़ा ट्रस्ट रखने का ट्राई करो। ठीक है, मैं तुम्हारे को 50 बार बोल चुका हूँ, मैं उन भैया दीदी की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ डेली बैठ करके। यहाँ अगर इस चैनल पर आए हो, दोनों चीज़ों का मिक्सअप चलेगा। हाँ, अगर तुम चीज़ें करते रहोगे तुम्हारे को मज़ा भी बहुत आएगा। जो लोग ओवरऑल कंप्लीट क्लास लेते हैं उनको पता है। तो इन चीज़ों की टेंशन मत लो यार, थोड़ी सी प्लीज़ फॉलो करो। मैं तुम्हारे को फिर बोल चुका हूँ, मैं हालांकि ये चीज़ ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर तुम्हारे को मैं एक चीज़ बताऊँ, करंटली मैं एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर भी टीचिंग कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर प्रोफेशनल बायोलॉजी का एजुकेटर हूँ। सो ये चीज़ें टाइम पास में नहीं हो रही है यार। ठीक है, तुम्हारे को सामने जो बंदा बैठा है, जो पढ़ा रहा है, वो हर चीज़ों से निकला हुआ है। ये देखो, ये नंबर ऐसे नहीं आ जाते 350, 38 ऑल इंडिया रैंक ICR के अंदर। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनती है। शायद अपने टाइम में मैंने भी कुछ चीज़ें की होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिए, ट्रस्ट रखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, हमारी हेल्प करिए जनाब। नहीं तो मुझे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था, हो सकता है कि इस सीरीज़ को बीच में रोकना पड़ जाए अगर रिस्पॉन्स उस तरीके का नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट जैसा लगेगा मुझे कि हाँ 50 लोग 100 लोग देख रहे हैं, उसमें क्या ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज़ करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी दोनों का हमारा फ़ायदा हो पाएगा एंड अल्टीमेटली हम अपने अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप सभी लोगों के लिए एंड प्लीज़ यार अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने जो तुम्हारे को बोल दिया है, मिड फेब तक मैं अपने आप सिलेबस पूरा कर दूंगा। अगर अभी लग रहा है कि यार लेक्चर थोड़ा 45 या 50 तक ही जा रहा है, थोड़ा और बढ़ा दो भैया, लेकिन 5-6 लेक्चर में ही चैप्टर पूरा कर दो, वो चीज़ें दिमाग से निकाल दो। मैंने प्लानर बना रखा है, क्योंकि कुछ चैप्टर हो सकता है मैं एक दिन में एक लेक्चर ही आगे आने, क्योंकि अभी तुम्हारा जस्ट स्टार्टिंग है। आगे मैं 2-2 घंटे का होता है एक लेक्चर की वन शॉट डाल कर ख़त्म कर दूँ। अब इकोलॉजी की चैप्टर से लास्ट 3 में क्या है, तुम वो चीज़ की टेंशन मत लो, जहाँ पेस बढ़ानी होगी मैं अपने आप बढ़ा लूँगा। तुम्हारे को जो मैंने डेट दी है मिड फेब या मैक्स टू मैक्स फेब एंड, यहाँ तक सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मार्च एंड अप्रैल कंप्लीट तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आइए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले मेरे को आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देना। अरे यार वही खोल लिया क्या, ब्लैंक। हाँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देना कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बता देना कि लिपिड कितने % होगा, प्रोटीन कितना होगा एंड कोलेस्ट्रॉल कितना होगा। ठीक है, और बेस्ट मटेरियल क्या है सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए, एंड बेस्ट मॉडल कौन सा है जो सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था, उस मॉडल का नाम, साइंटिस्ट का नाम एंड ईयर का नाम, तीनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस सिस्टम को। अब देखिए होता क्या ना, बेसिकली हमारे सेल के अंदर, अब देखिए आप सेल इमेजिन करिए, हम जस्ट सेल के अंदर घुस रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप सेल के अंदर घुसने वाले हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बाहर के दोनों बैरियर्स मिलेंगे। कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, वो हमने पढ़ लिए। अब तुम अंदर है, तुम देखो कि सेंटर के अंदर यार एक चीज़ पड़ी है जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। उसी न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक चीज़ है जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे कंटिन्यूएशन में क्या होगा, तुम्हारा गोल्जी बॉडी होगा जो उसी प्रोटीन एंड लिपिड्स का क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा एंड पैकेजिंग करेगा। फिर उसी पैकेजिंग के दौरान हो सकता है एक उससे ऐसा वेसल बन जाए जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन के अंदर सिर्फ एंजाइम भरे हों, उस वैसी थैली को हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। तो ये सब क्या है, कनेक्टेड है। अब बेसिकली एनसीईआरटी क्या लिखती है कि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनका जो बेसिकली काम है, जिनका जो फंक्शन है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर वो आपस में सिंक्ड है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और उन्हीं एक सिस्टम में से एक एग्जांपल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं बेसिकली तुम्हारे। कौन कौन से, एंडोमेम्ब्रेन के अंदर आएगा ER, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड
वेरी गुड, लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि ईआर तुम्हारा प्रोटीन एंड लिपिड बना रहा है, अभी हम डिटेल के अंदर देखेंगे। फिर उन प्रोटीन एंड लिपिड को मान लो अगर कि सेल के बाहर कहीं भेजना है, या फिर मान लो अगर मैंने प्रोटीन बनाया तो क्या तुम्हारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए? नहीं, हमारे को ग्लाइकोप्रोटीन भी चाहिए। ठीक है, हमारे को किसी और तरह का प्रोटीन भी चाहिए, फिर उस प्रोटीन से डिराइव हुए एंजाइम्स भी चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि हमें सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ में, उस प्रोटीन के आगे फर्दर सब्स्टिट्यूट्स भी चाहिए, जो कौन प्रोड्यूस करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। अब इनको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना भी पड़ सकता है। तो अगर कोई चीज़ को तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है, तुम अगर कोई पार्सल भेजते हो तो क्या ऐसे ही भेज देते हो? नहीं, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होती है, तो गोल्जी पैकेजिंग में भी हेल्प करेगी। अब यही काम करते करते उससे मान लो गलती से कुछ ऐसा पैकेट बन गया जिसके अंदर सिर्फ उसने एंजाइम भर दिया और कुछ भरना ही भूल गया, वो उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। समझ में? ये इनका सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब अगर गोल्जी बॉडी ना हो तो क्या लाइसोसोम बनेगा? नहीं बनेगा। ईआर ना हो तो क्या गोल्जी बॉडी फंक्शन कर पाएगी? होगी तो सही, क्योंकि वो ऑर्गेनल है, लेकिन ये फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपस में लिंक्ड है। अब इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है ईच ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट सम ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड दैट आर नोन एज। समझ में है? अब वो है कौन कौन से? ईआर, गोल्जी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। समझ में है? ठीक है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वर्ड को ब्रेक डाउन करो पहले। तो वर्ड क्या कहना चाह रहा है? ये तुम्हारे पास एंडोप्लाज्मिक है। एंडोप्लाज्मिक मतलब, एंडो का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर? प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, एक कोई ऐसा बिखरा हुआ जाल जैसा स्ट्रक्चर। तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। खत्म कहानी। अरे यार, ठीक है, देखो क्या है। इट इज अ नेटवर्क रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन। समझ में? नेक्स्ट देखो, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये कैसे होता है अगर तुम्हारे को बताऊं, मान लो तुम्हारे पास, जस्ट अ सेकंड, मान लो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर ऐसे डबल मेम्ब्रेन वॉल्स हैं, और ये इस तरीके से क्या है? टूटा हुआ। पता है न्यूक्लियर के अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? मान लो ये हो गया, उसके बाद मान लो ये तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा और पूरी सेल मेम्ब्रेन तक ऐसे जुड़ा होता है। समझ में है कैसे? न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के पूरा यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ सपोर्ट के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। किसके अंदर? बेसिकली मसल्स के अंदर बोलते हैं। लिख लेना यहाँ पे जाए तो। ठीक है, ईआर डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। 2026 मतलब क्या है? सपोज करो तुम्हारे पास ये था, अब ये जो जगह है इस यहाँ पर क्या ईआर प्रेजेंट होगा, लेकिन इतने साइटोप्लाज्म के अंदर ईआर क्या है? नहीं है। तो जिसके अंदर ये ईआर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एंड जो ये है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इन दो के अंदर ईआर देखो डिवाइड करें तुम्हारे को, ल्यूमिनल क्या हो जाएगा? इनसाइड ईआर, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। इतना सिंपल चीज़ है, देखो आप। ठीक है, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से अगर समझोगे तो जो स्टार्टिंग के तो 2 मिनट में तुम्हारे को मैंने समरी बताई है, वही पूरा चैप्टर के अंदर उसको पढ़ना है पूरे डिटेल के अंदर, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अभी देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईआर राइबोसोम, सॉरी, ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है एसईआर, एक होता है आरईआर। एसईआर मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्मूथ ईआर, एंड आरईआर क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में है? अब देखो एसईआर में क्या होगा? राइबोसोम एब्सेंट होंगे। अब वो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो स्मूथ बोल रहा है तो मतलब कोई चीज़ नहीं होगी। फिर वो अगर रफ बोल रहा है किस चीज़ को, तो क्या होगा? यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जो एससीआर है, सॉरी, जो एससीआर वो क्या लेस स्टेबल है, एंड जो आरईआर वो कैसी है? मोर स्टेबल है। इट इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब मेजरली हमारे को आरईआर ही देखने को मिलता है, ध्यान रखना। एससीआर थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो आ भी गया। आरईआर इज 2/3 ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या है? ईआर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एंडोस्केलेटन। ध्यान रखना, अभी हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे। इन दोनों के साथ कंफ्यूज मत होना। इसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं, उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के अंदर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ठीक है, आगे आएगी वो। नेक्स्ट क्या है? ईआर इज इन्वॉल्व इन
सॉरी आर ई आर। अब देखो जो आर ई आर है रफ है, मैं तुम्हारे को पहले ही बताया था। राइबोसोम क्या थी तुम्हारे पास, राइबोसोम क्या थी, प्रोटीन फैक्ट्री थी। तो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, तो जो राइबोसोम ई आर के साथ जुड़ करके आर ई आर बना रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आर ई आर का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। एंड एस सी आर का फंक्शन क्या होगा, लिपिड का सिंथेसिस। खत्म, ठीक है। इज द मेजर, ओ भाई साहब, टाइपिस्ट टाइपिस्ट टाइपिस्ट, अरे तुम्हारे को पता नहीं है भाई, टाइपिस्ट कितना तगड़ा बंदा है हमारा, ठीक है। आ जाओ, आर ई आर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, एनसीईआरटी की लाइन है, डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एंड एस ई आर इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। अब लिपिड करें तो उसके जैसे हार्मोन भी बना सकता है, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एस ई आर। खत्म। तो मतलब अगर कोई ऐसा, अगर तुम्हारा पास ऑर्गेनल होगा, सॉरी ऑर्गन होगा जहाँ से स्टेरॉयडल हार्मोन रिलीज होते हैं, कोई ऐसा अगर ग्लैंड है तुम्हारे पास, तो वहाँ पर एस ई आर ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आर ई आर। ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी लॉजिकल केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हो, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ गोल्जी। अब देखो इतना ही तुम्हारे पास आर ई आर था बस, ठीक है, जो तुम्हारे को वहाँ ऊपर बताया था वैसा ही है। तो बहुत सिंपल सिंपल से हैं, इनको जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कमीलो गोल्जी इन 1898। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द, अब देखो कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, अ डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, हमारे को लगता है ई आर होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गोल्जी है, एनसीईआरटी की लाइन है, अगेन इसको ध्यान रखना, ई आर के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने। अभी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। डायमीटर कितना है इसका, 0.5 mm टू 1 mm तक होता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, मैनी सिस्टर्ने फॉर्म्स गोल्जी बॉडी। अब देखो क्या होता है, तो तुम्हारे पास गोल्जी कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आई सर दिखना नहीं होगा, अब दिख रहा होगा यस, ठीक है। तो इस तरीके का तुम्हारे पास कोई गोल्जी बॉडी होता है, जस्ट सेकेंड, ये सेपरेट है दोनों चीजें, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ एक चीज और ऐड कर लो, ट्रांस। अब देखो क्या होता है, अब ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास गोल्जी बॉडी है। अब देखो तुम्हारे को यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो एक ये एक स्टैक लग रहा है तुम्हारे को, फिर ये देखो ये दूसरा स्टैक लग रहा है इस तरीके से, फिर ये क्या तीसरा स्टैक लग रहा है इस तरीके से, और फिर क्या ये नेक्स्ट स्टैक लग रहा है। तो यही बेसिकली ये जो एक स्टैक है इसको ही तुम क्या बोलते हो, सिस्टर्ने बोलते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ऐसे डिफरेंट स्टैक सेक्युलर स्ट्रक्चर सिस्टर्ने को अगर तुम पैरेलली अरेंज करते हो तो क्या बनता है, कंप्लीट एक गोल्जी बॉडी बनता है। अब इसके अंदर होता क्या ये समझो, इधर से तुम्हारा क्या होगा, वेसाइकल्स ये कहाँ से आ रही है, ई आर से आ रही हैं, यहाँ से एंटर करेंगी, ठीक है। एंटर होते होते इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाएगी एंड पैकेजिंग हो जाएगी, एंड होते होते यहाँ से निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो जहाँ से एंटर कर रही है उस साइड को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रहे हैं, या फिर सीज फेज, ठीक है। और जहाँ से वह साइकिल बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं कॉन्केव, ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज। इंपॉर्टेंट है, इस साल 2025 के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ये तीनों नाम एक दूसरे के पता होने चाहिए। फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स एंड सीस एक है, ट्रांस, कॉन्केव एंड मैच्योरिंग एक है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब देखो यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई है बेसिकली। हाँ, द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ गोल्जी बॉडी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट इंटरकनेक्टेड। इंपॉर्टेंट है, सही यही बताया था मैंने भी। गोल्जी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर आइडर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द, अभी बताया था कि क्या क्या बनाएगा, या तो सेल के अंदर ही अगर कहीं ना कहीं भेजने तो, या सेल के बाहर भेजने तो भी, तो उनकी क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है, ठीक है। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ऊपर सही लिखी थी क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से ये, हाँ ठीक है। द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम ऑन ईआर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे रिलीज्ड फ्रॉम ट्रांसफेज, ठीक है। ट्रांसफेज है ये, फेज, ट्रांसफेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गोल्जी apparatus इंपॉर्टेंट साइड फॉर, ये भी PYQ है नीट का, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, बट अगर तुम बुक सोल्व करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा। आई गैस कुछ तो 2019-20 का या 21 का है, ऐसे किसी ईयर का ये PYQ चेक कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है,
फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, मैं पूरा यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ यहाँ पर 12th क्लास का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाले के अंदर होता है। इट हेल्प सिक्रीट हार्मोन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डन। इट हेल्प सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज इन रूट कैप, सही है। जो रूट कैप होती है तुम्हारी बेसिकली प्लांट्स के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, वो थोड़ा एक केमिकल का मतलब केमिकल रिलीज करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज, वो रिलीज करने में हेल्प कौन करता है, डन। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म। अब तुम्हारे को पता होगा, अगर तुम्हारे को किसी को भी याद है, अगर इस तरीके से हमारा स्पर्म होता था बेसिकली, यहाँ पर सेंटर में, यहाँ उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता था नेक में, ये फ्लैजेला होता था, और यहाँ पर उसके पास क्या होता था, कैप होती थी, जिसको हम एक्रोसोम बोलते थे, जिसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर एंजाइम्स भरे होते थे, ठीक है। तो वो भी कौन हेल्प करता है बनाने में, गोल्जी। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन योक सैक फॉर्मेशन, फिर ऑल्सो हेल्प इन टीयर फॉर्मेशन, आंसू भी यही बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम बाय जर्ल सिस्टम। समझ में आ गया। अब देखो, ऊपर हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीजें आती है, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, ठीक है। जर्ल सिस्टम में क्या होता है तुम्हारे पास, जो जर्ल सिस्टम है इसके अंदर क्या है, 3 चीजें ही हैं, गोल्जी, ठीक है, ईआर तो हो ही गया, एंड लाइसोसोम, ये ध्यान रखना, इसको हम जर्ल सिस्टम बोलते हैं, दोनों डिफरेंस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कंफ्यूज करते हैं पेपर के अंदर, वो अदर नेम डाल देगा तो ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, डेल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें से भी सबसे जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास है वो ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। वो लिख देगा डिक्टियोसोम डाल देगा ऑप्शन के अंदर, या क्वेश्चन पूछ देगा कि डिक्टियोसोम क्या है या कैसे वर्क करता है, तुम वहाँ पर हक्के बक्के रह जाते हो। तो इनके अदर नेम्स भी एक एक दो जो है हमारे को याद होने चाहिए, डन। नेक्स्ट अब गोल्जी भी खत्म। अब बताओ तुम क्या है इसके अंदर, मेरे को सच सच में बताना, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें यार, हम फालतू में नीट को ना बहुत हाइप करके देखते हैं, इतनी हाइप नहीं है। तुम ये चीज़ समझो, गिनी चुनी कुछ चीज़ें अगर वो तुम पूरे टाइम फॉलो करते हो ना, दिक्कत ये है तुम 2-4 दिन फॉलो करते हो। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, हमारी फर्स्ट वीडियो पे जाके देखो कितने व्यूज़ है, एंड अब वाली भी देखो कितने व्यूज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। अब ये मत कर देना कि भैया आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, खत्म सालों मार खाओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर नहीं पढ़ा रहा तो तुम भी नहीं पढ़ रहे होते हैं ना। तो बेसिकली दिक्कत क्या है, यही सब जगह होता है, ये यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, आप किसी भी टीचर के पास जाकर देखो, बच्चे कंटिन्यूशन रख ही नहीं पाते हैं, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है एक एस्पिरेंट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे पास किसी भी चीज़ से क्या है, कंसिस्टेंसी है। मैंने पहले दिन भी बोला था, ये चीज़ ध्यान रखना, डेली काम करना जनाब, डेली काम। हम मैराथन रनर्स हैं, तुम्हारे को मैंने बताया था, स्प्रिंट रनर्स नहीं है। हमारे को एक दिन भाग करके नहीं दौड़ना, पूरा साल भागना है, तभी रिजल्ट आएगा, डन। आ जाओ आगे। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, जो थैलियाँ बनी थी किससे, गोल्जी बॉडी से। कौन सी थैली, इसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन से एंजाइम्स वो आगे पढ़ लेंगे। अब क्या, लाइजो का मतलब क्या होता है, लाइसिस होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। सोम वर्ड या फिर एक वर्ड और यूज होता है कुछ जगहों पर, तुम देखना आगे, सोमा यूज करते हैं। इन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी, डन। अब देखो, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि इसके फट जाने से पूरा का पूरा सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, फिर एटम बॉम्ब भी बोलते हैं, हाउस कीपिंग ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो अपने बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, मतलब अपने आप ये बोल सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो अपने डिफरेंट साइज या फिर शेप्स बना सकता है, डिफरेंट टाइप के, मतलब अपने टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जो लाइसोसोम में इकलौता लाइसोसोम हमारे को देखने को नहीं मिलता। हमारे पास पहले प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, ऑटोफेगोसोम्स होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर के अंदर पाया जा सकता है, अलग अलग तरह के शेप्स के अंदर या फिर साइजेस के अंदर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तुम एक चीज़ बताओ मेरे को, इसको मैं गायब करता हूँ, पहले थोड़ा सोचो, ठीक है। मैं लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करता हूँ। तुम एक चीज़ बताओ, अब तुम में से बहुत से बच्चे हैं जो सोचना चाहेंगे, वो सोच सकते हैं कि भाई लाइसोसोम जो है उसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर एंजाइम्स भरे हैं, भाई हाँ, ठीक है, हाई क्वांटिटी के अंदर क्या भरे हुए हैं, एंजाइम्स भरे हुए हैं। अगर ये फट जाए तो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, भैया हाँ हो जाता है। तो फिर इसको बना ही क्यों रहे, और हाँ यार सोचने वाली चीज़ है ना, कि फिर इसको बना ही क्यों रहे। अब ये मत कहना गलती से बन गया, तो थप्पड़ मारूंगा घर पे आके, ठीक है।
ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डाउट हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई फिर हम लाइसोसोम को बना ही क्यों रहे हैं जब हमारे लिए अगर इतना ही बुरा है तो? बताओ तुम। अब तुम में से बहुत से बच्चे जवाब देना चाहेंगे कि नहीं भैया, तो अगर सेल को डिस्ट्रॉय करना हो तो कर सकते हैं, बट दूसरा वही चाह रहा ना कि सेल को डिस्ट्रॉय क्यों करना है फिर? मैं जब क्लास में पूछा बच्चे ही जवाब कि भैया सेल को साफ करना हो। अबे सेल को साफ करना क्यों है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली तुम्हारे से पूछी जा सकती हैं। पूछी नहीं जाएगी मतलब बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग है, ऐसी चीज़ें मतलब क्यूरियस हो, थोड़ा मन है बायो के अंदर तो अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे को बताने में मज़ा आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रटवाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ क्या होती है, आप ये समझो, सपोज करो मेरे पास 10 सेल्स हैं लाइन से लगे हुए, उसमें से एक सेल को इन्फेक्शन होगी, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस ने अटैक कर दिया, तो क्या ये इन्फेक्शन बाकी 10 सेल्स को भी फैल सकती है? हाँ फैल सकती है भैया, फैल सकती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बचाने के लिए? अगर इस सेल को, एक सेल को जिसको इन्फेक्शन हो गई है, अगर इसको मैं लाइसोसोम से डिस्ट्रॉय करवा दूं, तो क्या अगले सेल्स को ये प्रोपोगेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आया फंक्शन? मतलब इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से रोक दिया लाइसोसोम। फिर मान लो ये सेल बूढ़ा हो गया, हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है, बूढ़ा है, काम कोई कर नहीं रहा, लेकिन खाना पीना तो चल रहा है, अरे है ना। मतलब ये सेल ओल्ड एज हो गई है, ठीक है, काम धंधा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एज ज़्यादा है, बट खाना इसको प्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो हमारे को क्या है, ये सेल को बोझ लगने लगती है बॉडी को। जैसे तुम्हारे को कुछ टाइम के बाद, या फिर तुम्हारे को नहीं मतलब कुछ लोगों को अपने घर वाले बोझ लगने लग जाते हैं, जो कि एज्ड हो जाते हैं, कोई काम कर नहीं पाते, लेकिन उनको रोटी खाना पीना मतलब सब फैसिलिटीज तो उनको चाहिए ना, तो उनको फिर बोझ लगने लग जाते हैं, और फिर उनको भी लाइसोसोम की हेल्प से, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझदार हो, इन चीज़ों को ख़त्म करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आप ये चीज़ समझो, इस देश के अंदर अनाथालय जैसी चीज़ कोई भी होनी नहीं चाहिए, और ना ही वृद्धाश्रम जैसी चीज़। समझ में आया? जिन्होंने तुम्हारे को जन्म दिया है, एक सिंगल सेल के थे तुम, जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे को 9 मंथ के लिए अपने पेट के अंदर रखा था, ये दिन देखने के लिए तो नहीं रखा होगा उन्होंने। और ना ही, अच्छा ठीक है इस प्रोस्पेक्टिव को हटाओ, ना ही उन्होंने ये दिन देखने के लिए रखा होगा कि भाई हमारा बेटे को हम या बेटी को हम तैयारी कराने भेजेंगे और उससे पढ़ाई होगी नहीं, फिर वो डिप्रेशन में चली जाएगी या वो कुछ गलत कदम उठा लेगी। अबे गधे हो तुम, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे को क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी है? तुम्हारे पेरेंट्स की भी है तुम्हारे साथ में। तुम्हारी लाइफ क्या लगता है तुम्हारे को सिर्फ खुद की है? तुम्हारा पूरा हक है उसके ऊपर, उनका कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे लिए सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये मैं खुद मानता हूँ भाई, कोई हम प्रवचन देने नहीं बैठा हूँ, मैं भी इन चीज़ों से निकला हूँ, मेरी आज भी घर पर लड़ाई होती है, हमारे भी थॉट्स मिसमैच करते हैं, मेरी भी मेरे पापा के साथ कभी किसी चीज़ पे बहस हो जाती है, उनका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, उसमें क्या हो गया भाई? कभी मेरी मम्मा के साथ कुछ बहस हो जाती है, उसमें क्या हो गया? बट तुम ये भी तो सोचो ना, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, वो भी अपनी जगह पे सही है, मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, लेकिन क्या हम दोनों लड़ते बैठ सकते हैं या उस चीज़ के चक्कर में सारा रिलेशन खराब कर सकते हैं? नहीं। तो इन चीज़ों से ना गुस्सा मत हुआ करो, एट द एंड उनका इंटेंशन सेम है। एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारा भला हो सके बस। कुछ रेयर केसेस को छोड़ करके जहाँ पर पेरेंट्स लिटरली कुछ के, अभी मेरे को गलत मत समझा मैं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने देखा है ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन उसको अवॉइड करिए, ठीक है। ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बाकियों के बहुत सही ही होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी, आप ये देख लो, एक जोन होता है, एक एरिया होता है हेल्प करने का, तुम उनसे हर चीज़ नहीं डिमांड कर सकते, वो नहीं फुलफिल कर पाएंगे, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना है भाई, कभी भी। ये कुछ नहीं है पढ़ाई तुम्हारे पास, क्या है नीट इतना ही है बस, NEET खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं है, 4 अक्षर का वर्ड है, खत्म करो इसको हटा करके। क्यों इतना हाइप बना रखा है? 9 मंथ्स तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे को क्यों रखा था अपने यूट्रस में, अपने पेट में? क्यों संभाल के रखा था? क्यों तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी की केयर कर रहे थे? क्योंकि तुम उसके अंदर तुम थे। क्यों उन्होंने जब भी तुम्हारा बर्थ हुआ था उन्होंने तुम्हारे को संभाल के रखा था, ताकि तुम एक दिन जाकर के कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो जनाब, तो ये चीज़ भी दिमाग में भी नहीं चाहिए, इतना ही है नीट, नहीं होगा मेहनत करो। ये समझो कि ये जर्नी हमारे को सिर्फ मेहनत करना सिखा रही है यार, लाइफ में कुछ और कर लेंगे ना, दिक्कत क्या है उसमें? हज़ारों ऑप्शंस हैं, अगर एक बार मेहनत करना आ गया तो कुछ भी कर सकते हो ना तुम। ये जर्नी सिर्फ तुम्हारे को मेहनत, आज से पहले तुम दिन के अंदर 10-12 घंटे कुछ नहीं कर सकते थे, ये जर्नी के अंदर तुम 10-12-14 घंटे पढ़ना सीखते हो, बैठना सीखते हो,
वो क्या सिखा रहा है कि 10 घंटे 12 घंटे दिन में काम कैसे करना है, क्योंकि कल को करना पड़ेगा अगर किसी भी फील्ड में जाओगे तो। ये जर्नी ये चीज़ सिखाती है, बस इतना समझ लो, ठीक है। आओ, अभी थोड़ा ज़्यादा ही मोटिवेशन सेशन हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ना, आ जाओ, ठीक है। तो इसको ये सब बोलते हैं बेसिकली। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पता है हमारे को, शेप राउंड या इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। साइज 0.2 से 0.8 mm हो सकता है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुबे, ठीक है। डी डुबे, ये डुबे है भाई, दुबे जी नहीं है अपने पड़ोस वाले, है ना, ठीक है, क्रिश्चियन डी डुबे है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है भैया, अगेन वर्ड ब्रेक डाउन करो। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन मत समझना यार, हाइड्रो वर्ड ज़्यादातर बायोगनर वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, हाइड्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। एंड लाइटिक का मतलब क्या होगा, फिर अगेन लाइसिस से आया, मतलब ब्रेक डाउन करना। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ के अंदर पहले वाटर जोड़ेंगे और फिर उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, वाटर को नहीं, पूरे मॉलिक्यूल को। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़े थोड़े ध्यान रख लो, कार्बोहाइड्रेज है, प्रोटीज है, लाइपेज है, न्यूक्लियस है, सिंपल है। एक चीज ध्यान रखना, जिसके भी एंड में एज आ जाता है वो सब क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ASE, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेज है, किस पे काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। प्रोटीज प्रोटीन पे करेगा, लाइपेज लिपिड्स पे करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड पे करेगा, खत्म, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आओ, अब इसको छोड़ो, पहले इसको समझते हैं अपन, फिर उस पर जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये एक डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ER है, ये गोल्जी बॉडी, ठीक है। रफ ये डायग्राम बना लेना अपने नोट्स के अंदर। ये तुम्हारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे पास क्या है, ER है, और ये क्या है तुम्हारे पास, गोल्जी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो तुम्हारे को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो ग्रीन से बना है, जो जस्ट अब ये भी गोल्जी से निकला है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। कोई बढ़िया सा कलर इससे करते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, डन। अब यहाँ पर तुम्हारे पास बाहर एक फूड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, जिसको हमने अंदर लिया, कौन सी प्रोसेस की हेल्प से, तुम लोग बताओगे, कल मैंने बताया था, यस, वेरी गुड, सुन लिया मैंने। क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इस तुम्हारे फूड वैक्यूल के अंदर आ गई, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, या फिर फूड वैक्यूल को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम भी बोलते हैं, फैगोसोम। ये क्या तुम्हारे पास, फैगोसोम है। अब इस फैगोसोम को जब लाइसोसोम इंजेस्ट कर लेगा तो तब उस लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। और इसके अंदर डाइजेशन होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से, ये डाइजेशन करेगा। समझ में आया। अब डाइजेशन के बाद जब तुम्हारे पास इसके अंदर कुछ बचा कुचा सामान बच जाएगा, ठीक है, मेजर पार्ट तुम डाइजेस्ट कर लोगे, तब उसको तुम क्या बोलते हो, टर्शरी या फिर रेसिडुअल लाइसोसोम। रेसिड्यू का मतलब भी क्या होता है, बची कुछ चीज़। तो इसके अंदर जो बच जाएगा पार्टिकल्स कुछ जो डाइजेस्टिव लाइक नहीं है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी बोलते हैं। और इसको तुम बाहर रिलीज आउट कर दोगे किसकी हेल्प से, एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से, डन। फर्स्ट चीज़ है। अब तुम एक चीज़ समझो, ये तो सेल के अंदर अंदर का चीज़ होगी, हो सकता है ना इस लाइसोसोम को सेल के बाहर भी कभी कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करना जाना पड़े, पॉसिबल है ना, मतलब किसी और सेल या किसी और चीज़ को भी बाहर डिस्ट्रॉय करने जाना पड़े, तो तब इसको बाहर सेल से बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो तुम सेल से बाहर ट्रांसफ़र करोगे इसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसको तुम क्या कर दोगे, अगेन इसको तुम क्या कर दोगे, एक्सोसाइटोसिस की वजह से हेल्प से बाहर कर देंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चाहे तो, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। आई होप दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब इसको रीड करो, कुछ भी नहीं है। देखो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बाय जर्ल सिस्टम, पढ़ा था यही। अभी देखो जो जस्ट नया बना है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन नहीं है, क्या है, प्राइमरी है। नेक्स्ट क्या है, इन दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था, इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिया, अरे भैया, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम, खत्म। ये देखो प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम मिल करके क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर क्या हो रहा, एंजाइम कैसे होंगे, एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक्चुअल डाइजेशन सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर होगा, ठीक है। फिर आगे टर्शरी लाइसोसोम क्या है, रेजिडुअल बॉडी भी इसको बोलते हैं, इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ
सेकेंडरी लाइसोसोम। और ऑटोफेगोसोम क्या है, इट इज यूनियन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद ओल्ड स्लैश डेड सेल। ठीक है, सॉरी एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट मत करना तुम। अरे यार हाँ, इसको ऑटोफेगोसोम मानो, जो कि क्या करने जा रहा है, किसी ऑटोफेगोसोम प्लस किसी बाहर के डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। समझ में आया? उसको अंदर मत बोलो, मतलब सेल के जब वो बाहर आ गया तब उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे साथ इस तरीके से समझोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो पहले कितने आराम से पहले फ्लो चार्ट में बताया, उसके बाद एक एक लाइन में पढ़ लिया तो मजा ही आ गया होगा, जिसने भी ध्यान से सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ऑटोफेजी भी कर सकता है, मतलब ये खुद के सेल को भी मार सकता है, या फिर हेट्रोफेजी भी कर सकता है, मतलब फॉरेन पार्टिकल या किसी बाहर दूसरे सेल को भी मार सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, कैसे करता है 12th क्लास में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली क्या होता है, अगर तुम्हारे को शॉर्ट के अंदर बताऊं तो, अगर तुम्हारे को पता हो, एक सेकंड में यहाँ लिख ही देता हूँ। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, जो फ्रॉग के लार्वा होते हैं उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है क्या? अरे हाँ या ना, अगर किसी ने देखी हो तो टेल उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ये लार्वा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो क्या इसके अंदर टेल होती है क्या? तुमने कभी मेंढक के अंदर टेल देखी है? नहीं होती। क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो टेल का रिमूवल है। अब तुम खुद एक चीज बताओ, उस टेल को हटाया गया तो कुछ तो सेल्स डिस्ट्रॉय किए होंगे, तो उसके अंदर हेल्प तुम्हारा कौन करेगा, तुम्हारे को उसके अंदर हेल्प तुम्हारा करेगा तुम्हारा लाइसोसोम। समझ में आया? सिंपल सी चीजें। नेक्स्ट आओ वैक्यूल्स। अरे भाई कितने आराम से प्यार से देखो चीजें बता देता हूँ, और फिर भी सालों तुम पढ़ते नहीं हो गधों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इतने मस्त मजे तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब। और जाकर के इसको पढ़ के देखो, सारा एनसीईआरटी का है जो बाहर का, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिया। मैं लास्ट लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी एक बार रीड भी करा दूंगा ऊपर ऊपर से। ठीक है, आ जाओ। अब वैक्यूल्स क्या है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। पता है टाइप्स ऑफ वैक्यूल पे आओ सीधा सीधा। सबसे पहला वैक्यूल होता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल तुम्हारे को मैंने एनिमल किंगडम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस में लिखवाया था। ये मेन वैक्यूल होता है जो तुम्हारे को प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है या फिर यूकैरियोट सेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन खत्म मेम्ब्रेन ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट है कि इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ठीक है, ये भी कुछ गिनी चुनी चीजों को ही अपने अंदर आने देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज फैसिलिटेट आयरन एंड सब्सटेंस इनटू वैक्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब ये कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भी लेता है। इट कैन ऑक्यूपाई, ये भी इंपॉर्टेंट है ये डाटा, मतलब वैक्यूल से इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं थोड़े से। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम एक चीज देखो, अभी ये क्यों खराब हो गया, वापस बना देता हूँ दोनों को, जस्ट सेकंड। अभी सर्कल क्यों बन गया यार, हैं? यस, मतलब वैक्यूल से ना मैं तुम्हारे को ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स याद रखना 90% है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं ये सब। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल। टर्गर प्रेशर बताता हूँ भी क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स वाटर प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस पिगमेंट प्लस वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिल सकती है। अब टारगर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, तुम ये देखो, ये तो सिंपल सा है। ये बस एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि जो तुम्हारा सैप वैक्यूल है उसके अंदर का मटेरियल की कंसंट्रेशन कैसी होती है, हाइपरटोनिक आती है। हाइपरटोनिक मतलब इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है एंड बाहर क्या होती है, लो कंसंट्रेशन। तो जब लो से हाई तुम कोई चीज़ को ट्रांसफर करना चाहोगे, लो से हाई कोई चीज़ को ट्रांसफर करना चाहोगे, कल ही बताया तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद है ना? ठीक है, अब देखो टारगर प्रेशर क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारे पास ये तुम्हारी वॉल है बाहर, ये क्या है, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाती है तुम्हारे अंदर सेल के ऊपर। ठीक है, प्रेशर लगाती है। तो इस सेल को भी इसको अपोज करने के लिए बाहर की तरफ प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये बाहर की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हो इसी को तुम क्या बोलते हो, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, पहले एक चैप्टर होता था जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी उसके अंदर होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करके,
तो वो कट गया, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ते थे डिटेल के अंदर, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अलग जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स मिल सकते हैं चैप्टर में, सब एक जगह कवर कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, और किसके अंदर मिलते हैं, अमीबा के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है, इट हेल्प्स इन एनगल्फिंग फूड, एग्जाम्पल अमीबा है अगेन। लास्ट आता है गैस वैक्यूल, ये तुम्हारे को मैंने बताया था किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर। लास्ट नोट के अंदर लाइन लिखी थी, याद करो, ऐसे नोट्स याद होने चाहिए इतने अच्छे से। फिर क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बायोन्सी। बायोन्सी मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर तैरने वाली जो फोर्स होती है, मतलब जो आप वाटर के अंदर मान लो कोई डूब गया तो उस सब्सटेंस को ऊपर लेकर कहना है वाटर से, तो वो जो फोर्स लग रही है ऊपर लाने वाली, उसको ही क्या बोलते हैं हम, बायोन्सी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या बोलेंगे, बायोन्सी बोलेंगे। सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हो। तो कितने सिंपल वे के अंदर हमने ईआर देखा, गोल्जी देखा, लाइसोसोम देखा एंड वैक्यूल्स देखा, बहुत सिंपल है। इनसे ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है। जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने इसी के अंदर ऐड ऑन कर दी है, इससे डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है, माइक्रोबॉडीज एक ही पेज का, इसको देख लेते हैं, फिर प्लास्टिड से हम कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है माइक्रोबॉडीज। ये क्या है, दीज आर माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस करते हैं ऑर्गेनेल्स के अलावा, बस 3-4 हैं, इनको याद रख लेना। सबसे पहले आता है स्फीरोसोम, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ध्यान रखना, और इसको हम प्लांट सेल का लाइसोसोम बोलते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसके लिए। डन। नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाएगा परऑक्सीजोम। अब देखो, परऑक्सीजोम एनिमल और प्लांट्स दोनों के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के अंदर 3 ऑर्गेनेल्स हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परऑक्सीजोम। नेक्स्ट क्या है, इन एनिमल सेल्स इट हेल्प्स इन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। अब परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म क्या है, ये परऑक्साइड होता है हमारे पास H2O2 सॉरी, ठीक है, पता होगा तुम्हारे को। इस पे एक एंजाइम काम करता है, कैटलिस्ट, उसको H2O और O2 में तोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसके अंदर हेल्प कौन करता है, परऑक्सीजन करता है। सिंपल, प्लांट के अंदर क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा, इधर परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म देखेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोक्सिजोम है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और ये क्या करता है, फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और फिर स्टोरेज के अंदर हेल्प करता है इनकी, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना, समझ में आया। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, इनको साइड में एक लाइन इनके बारे में जो मैंने लिखवाई है वैसे साइड में जगह पर लिख लो, आ सकते हैं कहीं ऑप्शन के अंदर आ सकते हैं, या स्टेटमेंट आते हो सकते हैं इनकी एक आधी, तो पता हो, एटलीस्ट सुना भी रहेगा ना, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि हम 360 को टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते जनाब, समझ में आया। तो देखा किस तरीके से बहुत ही प्यारे वे के अंदर ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड माइक्रोबॉडीज को बिल्कुल आराम से खत्म कर दिया। पहले तुम्हारे को पूरा फ्लो बताया कि ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम कनेक्टेड कैसे हैं, फिर तीनों को टक टक करके निपटा दिया। लाइसोसोम के अंदर भी पहले उसका फ्लो बताया अच्छे से, फिर उसको पढ़ लिया। वैक्यूल्स के अंदर था ही कुछ नहीं, एंड ना ही माइक्रोबॉडीज के अंदर ज़्यादा कुछ खास, समझ में आया। तो इतने ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर बाकी सब चीज़ें भी चलती रहेंगी। एंड प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके यार सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी थोड़ी हेल्प करिए यार जनाब। इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का कारण रुक जाता हूँ फिर। तो प्लीज़ मुझे एटलीस्ट इस चीज़ से फ्री कर दीजिए, ताकि मैं बार बार ये बोलने में टाइम वेस्ट ना करता रहूँ। वो चीज़ तुम अपने एंड से संभाल लो। जब भी मुझे ऐसा फील आ जाएगा मैं बोलना छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दूंगा, बंदे हायर करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए मुझे एक चीज़ से फ्री होना पड़ेगा, इस चीज़ से प्लस फाइनेंशियली, और वो हेल्प तुम करोगे, समझ में आया, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। और यार ट्रस्ट रखो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि भैया यार ऐसे करा दो, 6 लेक्चर डाल दो, हफ्ते में 4 डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, टाइमिंग कम ज़्यादा कर लो, कुछ मत सोचो। तुम्हारे को जो डेट दी है उस तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे मैं कैसे भी करवाऊँ। आगे मैं बोल रहा हूँ, आगे जाकर के भाई मैं पेस पकड़ लूँगा। अभी हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, इसलिए स्टार्टिंग के लेक्चर में थोड़े छोटे रख रहा हूँ, ताकि तुम्हारे को पढ़ने कवर करने में आसानी हो। अभी डर के छोड़ के भाग ना जाओ, अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाने का ट्राई करो, ठीक है। आगे हम बड़े लेक्चर्स भी डालेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स आने जरूरत पड़ेगी, हम सीधा 1 शॉट में चैप्टर खत्म कर लेंगे, टाइम बच गया ना। तो ये सब टेंशन तुम मत लो, ये सब मेरे को ले लेने दो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो यार। मेरे को सिर्फ व्यूज़ पैसा ही नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा रिजल्ट भी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, और वो तभी आएगा जब हम मिल करके साथ में अच्छे से मेहनत करें,
ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। लगभग 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर सेल डिवीजन तो मैं 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा पूरा, तुम टेंशन मत लो ना। वहाँ पेस इंक्रीज हो गई, ब्रीदिंग भी 2-3 लेक्चर के अंदर पूरा खत्म। उसके बाद अगर तुम्हारे को फ्लो बताऊँ, सेल डिवीजन फिर हम ब्रीदिंग करने वाले हैं, दोनों ही 2-3 लेक्चर के अंदर खत्म भाई। तो तुम समझो स्पीड पेस अपने आप मैं मेंटेन कर दूंगा, वो टेंशन मत लो। कुछ चैप्टर्स एक्चुअल में बड़े हैं यार, तो उन पर टाइम लगाना ही पड़ेगा, समझ में आया? तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ो, मैं अपने आप वो सब संभाल लूंगा। पढ़ते रहो, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। 1-2 लेक्चर्स के अंदर, सॉरी 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन करेंगे एक दिन बैठ करके, सोल्व ट्राई करेंगे, 20-25 मिनट आधे घंटे में सोल्व कर पाए। रिवाइज करके आना, कॉपी पर रख के करना, मज़ा आ जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ गाइस मेहनत करते रहिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और थोड़ा सा यार अगर मन करे तो मेरे लिए भी कर लेना, है ना, ठीक है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। टेंशन के अंदर आकर कोई भी चीज़ मत करो। कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हो, टेलीग्राम ओपन पड़ा है, कमेंट सेक्शन ओपन है, एंड इवन इंस्टाग्राम पे भी मैं ओपनली रिप्लाई करता हूँ, आकर के बात कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।